रह गया है। जैसे जैसे प्रचार अंतिम दौर की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे तू तड़ाक हिंदू मुसलमान की सियासत जोर पकड़ती नजर आ रही है। नेता एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इस जुबानी जंग को असदुद्दीन ओवैसी ने तब और दिलचस्प बना दिया जब उन्होंने अंग्रेजों की लड़ाई का हवाला देते हुए अपने पुरखों की याद दिलाई और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर हमला कर दिया। फिर जब देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया तो ओवैसी ने फिर दूसरा प्रहार कर दिया। आपको सुनवाते हैं। ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। और आजकल तो ये ओवैसी भी यहाँ आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। यहाँ पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है। यहाँ पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, क्या ये जबान इलेक्शन के कानून के ताबे है या उसके खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दो। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है। क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है। यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? ये बयान और इनकी धार ये बात बताने को काफी है कि चुनाव में ये ध्रुवीकरण की झांकी है। मुस्लिम वोटों की लड़ाई अब भी बाकी है, क्योंकि महाराष्ट्र की 45 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम वोटर असर डालते हैं। इसके अलावा 9 सीट ऐसी है जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इन सीटों के बारे में भी आपको बता देते हैं। मालेगांव सेंट्रल की बात की जाए तो वहां पर 75% आबादी मुस्लिम है। मानखुर्द शिवाजी नगर की 50% आबादी मुस्लिम है। भिवंडी पूर्व में 50%, मुंबा देवी 50%, भिवंडी पश्चिम में भी 50%, अमरावती में 47%, मुंबा कलवा में 44%, तो अकोला पश्चिम में 42%, भाईखाला में भी 42% जो वोटर्स हैं वो मुस्लिम हैं। विधानसभा की इन 9 सीटों के अलावा महाराष्ट्र में ऐसे 7 जिले हैं जहां मुस्लिमों की संख्या 15% से ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम वोटर यहां भी असरदार होंगे, जीत हार का अंतर कम करने वाले ही होंगे। तो इन जिलों के बारे में भी आप जान लीजिए। मुंबई की बात की जाए 25%, औरंगाबाद 21%, अकोला 20%, मुंबई उपनगरीय 19%, परभणी 17%, अमरावती 15%, वहीं लातूर भी 15%। ये वो 7 जिले हैं जहां पर मुस्लिम वोटर काफी अहम है। इन्हीं 7 जिलों का जिक्र हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए करके दिखाया है। अब पूरे महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में करीब 120 सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम वोटर की बड़ी भूमिका रहने वाली है। इनमें 60 सीटें ऐसी है जहां 15% से अधिक मुस्लिम वोटर्स हैं। 38 सीट पर 20% से अधिक वोटर्स हैं, जबकि 9 सीटों की बात की जाए तो 9 सीटों पर 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। इन्हीं मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश ओवैसी और इस वक्त पूरा विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी 80 बनाम 20 की लड़ाई लड़ रही है। चुनाव प्रचार में बीजेपी नेताओं ने बयानबाजी को देखें तो ऐसा ही कुछ प्रतीत होता नजर आ रहा है। यही बात विपक्ष के लिए बेचैनी का सबब भी बनी हुई है। आप देखिए किस तरह से लगातार तरह तरह की बयानबाजी सामने हो रही है। महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए कई सारे बयान इस वक्त सामने आए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सीएम योगी के नारे की। सीएम योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे पर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक राजनीति गर्म है। सीएम योगी लगातार अपनी चुनावी रैलियों में इस बात का जिक्र कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारा बुलंद कर रहे हैं। योगी के नारे पर विपक्ष फंसा नजर आ रहा है। बटेंगे तो कटेंगे के खिलाफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी नारे गढ़ रही है, लेकिन सीएम योगी पर जवाबी हमला बोलकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे घिर गए हैं।
खड़गे ने झारखंड की एक रैली में कहा कि क्या कोई संत योगी ऐसी भाषा बोलता है? ऐसी भाषा आतंकी बोलते हैं। खड़गे के इस बयान पर योगी ने महाराष्ट्र की रैली में करारा पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए देश पहले है और आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है, इसीलिए आप सच्चाई न तो बोल पा रहे हैं न ही उस सच्चाई को समझ पा रहे हैं। आपको पहले योगी और खड़गे का वो बयान सुनाते हैं, सुनिए। कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है, राजनीतिक स्वार्थ बाद में। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है। योगी आदित्यनाथ वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अरे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जाए? बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अगर ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो। खड़गे के पलटवार के बाद सीएम योगी ने फिर से करारा वार किया है और इस बार ऐसा वार किया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास उनका कोई जवाब ही नहीं है। सीएम योगी ने महाराष्ट्र की एक रैली में खड़गे के गांव की कहानी सुनाई है और कहा है खड़गे अपने परिवार का बलिदान मुस्लिम वोट बैंक के खातिर भूल गए हैं। निजाम को लगा, हैदराबाद के निजाम को लगा कि अब मैं बहुत दिनों तक अलग अस्तित्व नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत माता का एक महान सपूत, उस समय भारत का गृह मंत्री था। तो उसने निर्ममता के साथ हिंदुओं का कत्लेआम शुरू करवाया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हैदराबाद रियासत के सभी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का आह्वान किया, हिंदुओं का भी आह्वान किया कि वे लोग वहां पे सुरक्षित नहीं, वे सब महाराष्ट्र की ओर आ जाएं। लेकिन उसी में हैदराबाद रियासत के भी बारावती गांव भी जलाया गया था, जो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का गांव था, जिसमें इनकी माता जी, इनकी चाची और इनकी बहन भी उस निजाम के रजाकारों के द्वारा उन्हें जलाया गया। खड़गे जी सच्चाई को नहीं बोलना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि निजाम पे आरोप लगाऊंगा तो मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। सीएम योगी ने एक बार फिर से दोहराया है कि बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने कहा है कि जब भी बटेंगे तब गणपति पूजा पर हमला होगा, लफ्ज जिहाद होगा, जमीनों पर कब्जा भी होगा। रखना, जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। जब भी बटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा, बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। जब भी बटे होंगे तो ये गुंडे कालनेमी बन करके अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास करेंगे। जो भी होना है आर पार होना है। हां भी और ना भी नहीं, या तो हां होगा या ना होगा।
उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाराष्ट्र चुनाव में हुंकार भरी है। 3 जनसभाओं को संबोधित किया। चिमूर, सोलापुर और पुणे में रैलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। चिमूर की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को आरक्षण से इसलिए चिढ़ है क्योंकि वो दलित, पिछड़े और आदिवासियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती है। आपको कांग्रेस और उसके साथियों की एक बड़ी साजिश से भी सावधान कर रहा हूं। हमारे देश में आदिवासी समाज की जनसंख्या करीब करीब 10% के आसपास है। कांग्रेस अब आदिवासी समाज को जातियों में बांटकर टुकड़े टुकड़े करके कमजोर करना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि हमारे आदिवासी भाई एसटी के रूप में उनकी पहचान खो दें, आदिवासी के रूप में उनकी पहचान खो दें, उनकी ताकत से उनकी जो पहचान बनी है वो बिखर जाए। सारे आदिवासी समाज की छोटी छोटी जातियां अपने आप को एसटी के नाते भूल जाए, आदिवासी के नाते भूल जाए, सिर्फ जाति के रूप में याद रखें और आपस में लड़ें, आपकी एकता टूट जाए। ये कांग्रेस का खतरनाक खेल है। सोलापुर की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि महाआघाड़ी में अभी से सीएम पद के लिए खींचतान शुरू हो गई है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। महाराष्ट्र को अगले 5 साल तक महायुति की ऐसी सरकार की जरूरत है जो स्थिर हो, जिसका एकमात्र लक्ष्य महाराष्ट्र का विकास हो। स्थिर सरकार ही महाराष्ट्र के लिए दूरगामी नीतियां बना पाएगी। लेकिन आपको याद रखना है, ये महाआघाड़ी वाले जिस गाड़ी पर चल रहे हैं वो ऐसी गाड़ी है, न पहिए हैं, न ब्रेक है, और कौन चलाएगा इसके लिए मारम्मार है। वो सबसे अगाड़ी अस्थिर गाड़ी है। ये लोग आपस में ही झगड़ा करने में समय बर्बाद कर देते हैं। वहीं पुणे की रैली में तो पीएम मोदी ने कांग्रेस को झूठा बता दिया और कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने हवाई वादे किए जो अब जनता देख रही है। महाराष्ट्र के लोग कांग्रेस की करतूतों का काला चिट्ठा पड़ोसी राज्य कर्नाटका में देख रहे हैं। कर्नाटका में कांग्रेस ने झूठ का वही टेप रिकॉर्डर बजाकर वोट मांगे, हवाई वादे किए। सरकार बनी तो कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए। अब वादे पूरे करने की जगह कांग्रेस ने जनता से वसूली का अभियान चलाया हुआ है। कर्नाटका में आए दिन कोई न कोई घोटाला सामने आ रहा है। यानी कर्नाटका में कांग्रेस जनता को खुलेआम लूट रही है। आरोप है कि लूट का यही पैसा महाराष्ट्र में भेजकर चुनाव लड़वाया जा रहा है।
वहीं झारखंड फतेह के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी ने पहले चरण के लिए तो चुनाव प्रचार किया ही, दूसरे चरण के लिए भी रैलियां कर रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से खुद हेमंत सोरेन पूरी जी जान से प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। उनके साथ मिल रहे हैं राहुल गांधी, यानी कि हर कोई जानता है और जनता के सामने अपने वादे और नीतियां रख रहा है। लेकिन पहले चरण की वोटिंग से पहले झारखंड का सियासी माहौल एक फतवे से गर्मा गया है। वोटिंग से पहले जमीयत उलेमा ने इंडिया ब्लॉक को वोट करने का फतवा जारी किया है। जमीयत उलेमा ने लेटर जारी करते हुए लिखा, वक्त का तकाजा है कि मुसलमान एक होकर इंडिया गठबंधन को अपना वोट दे और वोट दिलाए भी। इस लेटर में और क्या कुछ है ये भी आपके सामने रखते हैं। इस लेटर को देखिए, वो तस्वीर भी लगातार आपके सामने चला रहे हैं। इस लेटर में कहा गया है, मुसलमानों को एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वक्फ बोर्ड कानून लाकर और घुसपैठियों के बहाने डराया धमकाया जा रहा है। इस सिलसिले में जमीयत उलेमा झारखंड से राय मशवरा करने के बाद जमीयत उलेमा जिला लोहरदगा मुसलमानों से अपील करती है कि वक्त का तकाजा है कि मुसलमान एक होकर इंडिया गठबंधन को अपना वोट दें और दिलाएं। जमीयत उलेमा ने लेटर के बहाने ये बताने की कोशिश की है कि भारत के मुसलमानों को एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वक्फ बोर्ड कानून लाकर और घुसपैठियों के बहाने डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अगर बीजेपी सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यों पर कार्रवाई करती है तो इससे जमीयत को क्या परेशानी है। अगर जमीयत को परेशानी है तो वो खुलकर बताए, क्योंकि ऐसे फतवे से सांप्रदायिक सौहार्द ही बिगड़ेगा जो देश के हित में बिल्कुल नहीं होता है। और यही वजह है कि जमीयत उलेमा के चुनावी फतवे को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी का क्या कहना है कि क्या यह देश मुसलमानों के कानून से चलेगा। यह फतवा भारत की एकता और अखंडता पर प्रहार है। बीजेपी ने और क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, सुनिए। बाय यूजर, मतलब जो यूज करेगा, जहां वक्फ अपना हाथ दे देगा वही उसकी संपत्ति हो जाएगी। ये कांग्रेस ने कानून बनाया। यदि उस कानून पर बहस चल रही है, अभी पास नहीं हुआ है, उसके लिए कहते हैं कि हम आपके खिलाफ वोट देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है गोवा में लागू है, क्या मुसलमान वहां प्रताड़ित हो रहे हैं? इस आधार पर जो जमाते उलामा हिंद ये कर रहा है, तो ये इंडी गठबंधन को ये बताना चाहिए कि ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा या ये देश कुरान के आधार पर चलेगा, आयत के आधार पर चलेगा, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के आधार पर चलेगा, सुन्नी वक्फ बोर्ड के आधार पर चलेगा, सिया वक्फ बोर्ड के आधार पर चलेगा। ये उनको बताना चाहिए और ये इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है। एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर फतवा जारी हुआ तो दूसरी तरफ एक्शन भी हो रहा है। ईडी ने मतदान से ठीक पहले झारखंड और पश्चिम बंगाल में 17 जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी बांग्लादेशी घुसपैठ, देह व्यापार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम कई लोग और संगठन की सीमा पार घुसपैठ से जुड़ी वित्तीय गड़बड़ियों की जांच कर रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग होनी है, वहीं पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। और ये एक्शन अमित शाह के बयान के बाद हो रहा है, जिसमें उन्होंने झारखंड से घुसपैठियों को गिन गिन कर बाहर करने की बात कही थी। सुनिए। ये हेमंत बाबू जो है वो वोट बैंक की लालच में बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में घुसा रहे। झारखंड के आदिवासी युवा की नौकरी एक घुसपैठिए खा गए। हमारी झारखंड की बेटियों से वो दूसरी, तीसरी, चौथी शादी रचाते हैं और उनकी जमीन हड़प ले। एक घुसपैठिया हमारी रोटी, हमारी बेटी और हमारी भूमि के लिए खतरा है। एक कांग्रेस और जेएमएम के लिए आदिवासी केवल एक वोट बैंक है, एक प्रॉपर्टी की बैंक है और एक प्रदर्शन की बैंक है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में मेट्रो से यात्रियों की सुविधा के लिए बाइक टैक्सी सेवा शुरू की गई है। मेट्रो की इस पहल में महिला यात्रियों के लिए विशेष बाइक टैक्सी शामिल है, जिसे महिला चालक चलाएंगी। वहीं यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर मेट्रो टीम इसकी जीपीएस से निगरानी करेगी। अब इस पूरे मामले को लेकर संवाददाता पंकज राय की ये रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसमें मोमेंटो के ऐप के द्वारा इसमें एक ऐसी सेवा शुरू की गई है जो महिला यात्रियों से लेकर के पुरुष यात्रियों के लिए अलग से होगी। इसमें महिला यात्रियों के लिए बाइक राइडर जो महिला होगी और पुरुष यात्रियों के लिए बाइक राइडर जो पुरुष होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के करोल बाग मेट्रो स्टेशन पर और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये मेट्रो की तरफ से पहल किया गया है, ये अभी फ़िलहाल पहले चरण में 12 मेट्रो स्टेशन का चयन किया गया, जिसमें द्वारिका सेक्टर 21, 10 और द्वारिका सेक्टर 14 से लेकर के जनकपुरी उत्तम नगर, रजौरी गार्डन सुभाष नगर और कीर्ति नगर करोल बाग मिलियम के साथ साथ ये पहल की गई है। इसमें सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक ये सुविधाएं लोगों को मिलेगी और इस सुविधा का लाभ लोग उठा सकेंगे। ये सुविधा ऐसी है कि खासकर ऐसे देखा जाए कि अक्सर महिलाओं के साथ कहीं न कहीं छेड़खानी की जो सामने घटना आ रही थी, उसके देखते हुए डीएमआरसी ने एक नई पहल शुरुआत की है, जो बाइक राइडर जो कि महिला चालक होगी, जिसको बाकायदे मेट्रो की तरफ से प्रशिक्षित किया जाएगा, उसको बताया भी जाएगा किस तरह से ये सुविधाएं ले जाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेट्रो स्टेशन पर। यहाँ पर 2 ऐसे छात्र हैं जो हम इनसे बात करेंगे कि इस ऐप के बारे में इनका क्या कहना है। ये जो ऐप डीएमआरसी की तरफ से चालू किया गया है, आपका क्या कहना है? आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा ये विमेंस के लिए, स्पेशली सिक्योरिटी के पर्पज़ से बहुत अच्छा है। इसका जो निर्धारित ऐप है, ऐप से आप लोग कर रहे हैं, ऐप से क्या लगता है कि अगर ये सुविधा होगी तो लड़कियों के लिए अच्छा है? बहुत अच्छा रहेगा, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अच्छा रहेगा, बहुत बहुत अच्छा रहेगा। अभी 12 स्टेशन पे शुरू किया गया है, आप लोग क्या चाहते हैं कि और बढ़ाया जाए? अगर हाँ, एक्सटेंशन होना चाहिए इसका काफ़ी सारे स्टेशंस के ऊपर, एंड आई थिंक इसकी जो टाइमिंग्स हैं वो भी एटलीस्ट 11 तक होना चाहिए। आप लोग ट्राई किए हैं इस ऐप का? हाँ, राइट नाउ वी आर ट्राइंग बिफोर 25 मिनट्स। अभी क्या दिखा रहा है? अभी इट इज शोइंग दैट इट इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ, द राइडर्स आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ। आई थिंक अभी स्टार्ट हुआ है तो इसलिए थोड़ा मैनेजमेंट में दिक्कत हो रही है। दिल्ली में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली हर जगह ऐसे केसेस होते हैं। रोज़ हम सुनते हैं कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो ये ऑल ओवर इंडिया सबके लिए अच्छा होगा। मेट्रो सिटीज़ में स्पेशली होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन इसका बहुत इजी रहेगा मेट्रो सिटीज़ में, तो आई थिंक पहले वहीं पर होना चाहिए, मतलब बढ़ाना चाहिए। हाँ, देखिए, इनका कहना है कि जिस तरफ से ये पहल स्टार्ट की गई है तो बहुत अच्छी पहल है, लेकिन मेट्रो सिटीज़ से लेकर के जहाँ भी ऐसी भीड़ भाड़ वाले राजधानी दिल्ली से लेकर के और राजधानी जो हैं राज्य हैं, स्टेट हैं, उनमें भी जो भीड़ भाड़ या मेट्रो सिटीज़ हैं, उनमें इस तरह की पहल मेट्रो को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं इस पहल से लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित होंगी, क्योंकि जो चालक होगी वो भी महिला होगी और उनके लोकेशन तक का ट्रैक जो है मेट्रो के पास रहेगा। जीपीएस पूरा मेट्रो जो है खुद चेक करेगा कि कौन सा व्यक्ति को, कौन सा राइडर, कौन सी महिला को कहाँ पे छोड़ रहा है। तो ये तमाम चीज़ों से कहीं न कहीं महिलाएं सिक्योर होंगी। और इस वक्त हम मौजूद हैं करोल बाग मेट्रो स्टेशन पे, जो डीएमआरसी की तरफ से पहल की शुरुआत की गई है। उसके अंतर्गत जब मैं दिखाना चाहूँगा अपने सहयोगी के माध्यम से हमने बुक किया और यहाँ पर ठीक आप देख सकते हैं कि जो बुकिंग है ये इस तरह से सारा पूरा सिस्टम आ रहा है। ओटीपी है बाकायदे, इनका नंबर भी है। राजेश सिंह अभी हमारे बीच पहुंच चुके हैं करीब बुकिंग के बाद। देखिए, इनकी बाइक है, हेलमेट है इनके पास, सारी चीज़ है। राजेश जी, जिस तरह से आप आए हैं, डबल हेलमेट है, हम बुक किए हैं और आप लगभग जो टाइम लगा है 10 मिनट के करीब, क्यों लगा, क्या कारण था? कारण कुछ नहीं सर, मैंने आपको पहले ही बताया 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का रेस्ट है। आपने शायद 2:40 पे बुक करी होगी, तो ये जैसे ही मैंने आईडी अपना ऐप ओपन करा ना, उस तभी मैंने तुरंत एक्सेप्ट कर ली। अच्छा, मतलब 2 बजे से 3 बजे तक आप लोगों का 1 बजे से लेके 3 बजे तक का रेस्ट है। मतलब उस दौरान अगर कोई बुक कर रहा है तो गाड़ी नहीं मिल पाएगी? नहीं, मैंने एप्लीकेशन, हम ऑफलाइन हो जाते हैं ना, जब रेस्ट है, लंच टाइम होता है 2 घंटे का। तो ये सब स्टेशन पे रेस्ट का टाइम रहेगा या नहीं, मतलब सभी स्टेशन पर डीएमआरसी की तरफ से बताया है, या जो भी आप लोगों को खाने पीने के लिए 1 बजे से 3 बजे तक की रेस्ट है। और जब आपने मतलब बुक करी होगी तो मेरे ख्याल से कुछ पीछे रहा होगा। जैसे आप 3 बजे ना, 3:01 हुई, मैंने एक्सेप्ट कर ली और मेरे ख्याल से 5 या 7 मिनट लगे होंगे आपको पहुंचने में। अच्छा, हाँ जी। अगर किसी महिला को, मान लीजिए महिला वाली हो या पुरुष को अर्जेंट है और उसको 4 किलोमीटर जाना है, तो आप छोड़ देंगे या नहीं? बुकिंग छोड़ देंगे, उनको ले जाएंगे, छोड़ेंगे? हाँ। मतलब ऐसा आप लोगों को निर्देश दिया गया है? ऐसा मतलब आपके क्वेश्चन आपने ये पुटअप किया ना कि मतलब अगर हमारे पास राइड नहीं बज रही, उसके अलावा हेल्प कर दें। बिल्कुल, कहा गया है ऐसा। देखिए, तमाम चीज़ें इन्होंने बताया
कि जो इनका एक लंच टाइम निर्धारित किया गया है DMRC की तरफ से, जो 1 बजे से 3 बजे तक है। उसके उपरांत अगर कोई बुकिंग करता है तो उसका, जिस तरह से महिला बुकिंग कर रही थी उनका खास तौर पे दिख रहा था कि रेड है आ रहा है, उसमें लिख रहा था अलाउ नहीं, तो वो चीज़ें दिखेगा। अगर 3 बजे के बाद आप बुक करेंगे तो आपको तुरंत गाड़ियाँ आएंगी। लगभग अभी 12 मेट्रो स्टेशन पे मिला करके लगभग 50 गाड़ियाँ राइडर जो है लगाए गए, उसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। तो इस सुविधा का लाभ कहीं न कहीं अब मेट्रो की तरफ से यात्रियों को मिलेगा और उसका भरपूर वो लाभ उठाएंगे, इससे सुरक्षित रहेंगे और जो भी वारदातें आती हैं ये वारदातें देखने को नहीं मिलेगी। कैमरा पर्सन सेरा के साथ मैं पंकज, इंडिया डेली, दिल्ली।